ठीक, तो अब क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस। भाई क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर पावर दी रह होती है कि किस पे टैक्स लगना है, किस पे टैक्स नहीं लगना है। ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कि भाई आप अगर क्या मान लो कि एक कहीं जा रही हो, मान लो कहीं से आपको पानी पीना है, अब पानी आप पी लिया तो भाई उस पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। भाई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बन करके आएगी तो वो अपनी मनमानी का टैक्स नहीं लगा सकती। कल मोदी जी उठे सपने में सोचे कि भाई कोई भी इंसान यदि क्या करेगा, हमारा सपोज कि मान लो कोई भी किसी भी चीज में, मान लो कहता है कोई भी पर्सन, अगर मान लो कि वो क्या करता है, रोड पे रोड पे क्या करता है, किसी भी प्रकार का फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे सपने में आया वो टैक्स थोड़ी लगा देंगे। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है टैक्स लगाने की। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा होता है कि किस पे टैक्स कितना लगेगा, पूरी लिस्ट बनी होती है, कौन गवर्नमेंट लगा सकती है। अब गवर्नमेंट कौन का मतलब क्या है भाई, सिंपल बात है। आप हमारा ये गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कौन सी गवर्नमेंट होती है, बाइनरी गवर्नमेंट्स होती है। बाइनरी गवर्नमेंट का मतलब है भाई अपना गवर्नमेंट होती है बाइनरी नेचर की। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो हमारा है उसमें लिखा होता है, एक पूरी लिस्ट लिखी होती है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिस्ट बनी होती है। वो लिस्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है कि जैसे कि मान लो कि आप सपोज एजुकेशन की बात किया जाए तो अब एजुकेशन पे कौन टैक्स लगाएगा। ठीक है ना। बात किया जाए एग्रीकल्चर पे, अभी कहोगे कि एग्रीकल्चर में तो टैक्स लगता नहीं है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन क्या होता है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स हैं, लिस्ट हैं, भाई उन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उनके अंदर लिस्ट किए जाते हैं ये सारे मैटर्स। इन मैटर्स पे जैसे कि अब कोई मैटर है, भाई तीन प्रकार के मैटर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये लिख दो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। देखिए ये क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एक बटल तो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। It consists of a preamble, 22 parts containing 448 articles and 12 schedule। याद रखना, मतलब इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, इसके अंदर अपना क्या होता है भाई, वेट, हम्म, इट कंस्टिट इट, एक सेकेंड, आप प्रियम्बल, एक सेकेंड, कंस्टिच की ये स्पेलिंग मिस्टेक है। हम्म, कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ अ प्रियम्बल, 22 पार्ट्स। ये थोड़ा से हिस्ट्री है, जान लो, ज्यादा जरूरी है। कंटेनिंग 44 आर्टिकल्स, इसमें क्या होते हैं,
22 पार्ट्स होता है एंड कंटेनिंग 440 आर्टिकल्स होते हैं एंड 12 शेड्यूल्स होता है। ठीक। अब ये सारे देखो, अब क्या होता है, ये इसी के अंदर क्या कंटेन किए जाते हैं, कंसिस्ट किए जाते हैं, सारे मैटर्स कंसिस्ट किए जाते हैं भाई। कितने आर्टिकल है, 440 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अब इनके अंदर वो सारे मैटर्स कंटेन किए जाते हैं कि भाई कौन सी गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगा सकती है। बात को समझो भाई। हर एक मैटर पे डिसाइड किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल में लिख देख लो, एग्जाम्पल समझो। आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 246। आर्टिकल 265 द कॉन्स्टिट्यूशन laid down a tax, no tax shall be levied or collected except by the authority of law। मतलब आर्टिकल 265 में लिखा है कि जब तक क्या नहीं किया जाता, अथॉरिटी नहीं होती, तब तक आप किसी पे टैक्स नहीं लगा सकते। इट मीन्स टैक्स प्रपोज टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स। ओके। आर्टिकल 246 है एक ये दो आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल एक आपका है 246। अब इसमें क्या बताया गया है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है तो ऐसे क्या नहीं कर सकती, टैक्स नहीं लगा सकती, किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती जब तक उसे अथॉरिटी ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा होगा तब तक आप किसी पे टैक्स लगा नहीं सकते, किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में क्या बताया गया भाई, रीड विथ शेड्यूल 4 7 डिवाइड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर इनटू 3 कैटेगरीज। इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं भाई। आर्टिकल 246 के अंदर 3 कैटेगरीज है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, समझो बात को भाई। यूनियन लिस्ट में आपका यूनियन गवर्नमेंट भाई, मतलब यूनियन का मतलब क्या भाई, यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट उस पे टैक्स लगाएगी। और जो आपका क्या होता है, स्टेट लिस्ट होती है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट का क्या होता है सिस्टम, कि उसमें बोथ गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। तो इस आर्टिकल के अंदर 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी नंबर 1 यूनियन लिस्ट, लिखो 3 कैटेगरीज हैं। ओके। यूनियन लिस्ट, सेकंड है भाई स्टेट लिस्ट, और थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है भाई। ये आर्टिकल्स है 246, जिसके अंदर क्या कहा गया है भाई, ये बताया गया है कि आपकी कौन सी गवर्नमेंट, भाई किसके भाई मैटर लिखे गए हैं। मैटर ये लिखे गए हैं कि भाई यूनियन गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगा सकती है। ओके। तो इन मैटर्स को भाई आपके इन लिस्ट में लिखा हुआ है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, समझ में आया भाई। सिंपल बात है। आर्टिकल 246 है जिसके अंदर सारे मैटर्स डिवाइड किए गए हैं। मैटर्स कैसा मतलब, 3 कैटेगरीज है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। यूनियन लिस्ट, सबसे पहले नंबर 1 पे सब आ जाओ। यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है समझो भाई। यूनियन लिस्ट होता है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर कवर्ड इन द लिस्ट। वही चीज बोल दिया देखो। इसमें क्या है, कह रहा है कि यूनियन लिस्ट ओनली कवर, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर
ऑफ लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर। मैटर हमने अभी बोला था ना, लिस्ट है भाई पूरी। मैटर्स कवर्ड इन द लिस्ट। भाई अब ये लिस्ट में जितने भी मैटर्स कवर्ड होंगे, उन सारे मैटर्स पे हमारी यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स इम्पोज करेगी। ये सारे मैटर्स जितने भी इस लिस्ट में लिखे होंगे। अब ये मैटर्स हमें जानने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है कि इसमें क्या है, कौन कौन से मैटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बस ये जानो, एक यूनियन लिस्ट होती है जिसके अंदर जितने भी मैटर्स लिखे होते हैं, सिंपल, ये सारे मैटर्स पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना बेटा? आया आया, हाँ सर आया। ओके। अब हम बात करेंगे आगे, सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट है। ओके, स्टेट लिस्ट में बात करेंगे क्या होगा। स्टेट लिस्ट में वही चीज सेम टू सेम लिखना है, कुछ नहीं लिखना। कि ये क्या कहता है स्टेट लिस्ट के अंदर, only state government has power of legislation and subject matters covered in the list। बस वही सब कुछ लिख देना है। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के स्थान पे क्या लिख दो, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन सी लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट है, इसके अंदर क्या होता है भाई, वो सारे मैटर्स ओनली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर कवर्ड इन द लिस्ट। ओके बेटा, समझ में आ गया। अब कॉन्करेंट लिस्ट की हम्म। बात करेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में अपना क्या है, ये सिंपल है, वेरी सिंपल। भाई इसमें बोथ गवर्नमेंट कवर्ड रहेगा, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ अब लिखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें अपना both central and state government has passed legislation on subject matters। both central government, central and state government can pass legislation on subject matter। अन सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है कि भाई इस लिस्ट के अंदर ऐसे मैटर्स कवर्ड किए गए हैं जिसमें बोथ गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई, अप टैक्स इंपोज कर सकती है। बट सब्जेक्ट मैटर डिपेंड्स करता है कि भाई वो सारे मैटर्स क्या क्या है जो हमारे भाई इस लिस्ट में है, ठीक है ना। समझ में आया? अब हम बात करेंगे कि भाई एक इस लिस्ट के अंदर एक एंट्री दे रखी, एंट्री को समझा देते हैं। एंट्री को समझो, एक एंट्री है वो समझ लो। भाई एंट्री नंबर है 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। एक देखो यूनियन लिस्ट की एंट्री देख लो। अब यूनियन लिस्ट के अंदर हमने बहुत सारी बताया था ना क्या क्या आएगा।
यूनियन लिस्ट में अपने बहुत सारे मैटर कवर हैं। अब यूनियन लिस्ट के एक क्या है, एंट्री है, एंट्री नंबर है यूनियन लिस्ट की, एंट्री एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, आप यूनियन लिस्ट क्या है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज इनकम टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अब यूनियन लिस्ट के अंदर ये एंट्री में बता दिया गया है कि भाई टैक्स सब पे लगेगा, भाई कोई भी इनकम हो, बट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके, ठीक है ना, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके सारे के सारे इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो उस इनकम को बोलते हैं इनकम टैक्स। ओके, एक चीज और समझो भाई, अब हम क्या अभी पढ़ लिए हैं कि भाई अपना एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं लगता, अभी अभी हमने बताया। बट क्या होता है, स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर लिखा गया है कि क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट में क्या लगा सकती है, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सकती है। बट ऐसा कोई गवर्नमेंट अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। क्यों नहीं मारेगी? क्योंकि भाई अगर कोई स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ बाबा जी हैं, वो बाबा जी मतलब बाबा जी योगी बाबा, समझ में आ गया होगा। अगर वो क्या करें, अपने यूपी के गवर्नमेंट हैं, अगर वो यूपी की एग्रीकल्चर इनकम में क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो भाई यूपी गवर्नमेंट के दोबारा वो सरकार बनेंगे ही नहीं बनेंगे, सिंपल। तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई मारने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो बट ये क्या, ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं लगता। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपना लिखा हुआ है सब कुछ मैटर, कि कोई गवर्नमेंट चाहे तो अपने, भाई गवर्नमेंट का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करने के लिए उस स्टेट में प्रॉफिट, इट मीन्स कि गवर्नमेंट का कलेक्शन कम हो रहा है, तो वो क्या कर सकती है, अपने एग्रीकल्चर इनकम में भी टैक्स लगा सकती है, ठीक है ना। तो बट इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर ये छोड़ दी गई है बात। अब भाई कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो अपना नुकसान चाहेगी। ओके, अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ की बात करेंगे। भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ का मतलब है, हमने एक दिन बात की थी कि हमारी मिनिस्ट्री होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी क्या होती है, मिनिस्ट्री होती है। ओके, अब अगर हम बात कर रहे हैं टैक्स की बात, टैक्स मतलब कि गवर्नमेंट के पास क्या आ रहा है, पैसा, टैक्स का मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा या फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे, यहाँ पे क्या बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई जाती है। अगर यहाँ हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाएंगे, जो कि जानती हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं पता है तो फिर भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। पता रखो, सारी मिनिस्ट्री को जानो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कौन सा डिपार्टमेंट है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। ओके, हम्म डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। हाँ, अब इस पे दो डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट क्या है भाई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है CBDT, फुल फॉर्म भी लिख दे रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से। और एक क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम, ठीक है ना। तो इसका होगा CBIC, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, कस्टम, समझ में आ गया।
भाई ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दो प्रकार की है। भाई हमने अभी बताया था, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के लिए सीबीडीटी है, भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ओके, समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करेंगे आगे। देखो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम टैक्स। भाई सोर्स ऑफ टैक्स कैसे, एक्ट कितने प्रकार के होते हैं भाई? देखो, इनकम टैक्स के अंदर भाई अपना एक जो टैक्स था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो भाई इनकम टैक्स पे कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, पहले ये भी तो समझेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट, याद रखना सारा, 1961। अब क्या होता है, ये इनकम टैक्स 1961 है। अब ये हर साल क्या होता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस का मतलब क्या होता है कि हर साल तो भाई अपना क्या होता है, बजट पास होता है। बजट पास होता है पहले, तो भाई उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस ला देते हैं, तो चेंज होता ही रहता है। भाई क्या होगा, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, एनुअल अमेंडमेंट आता है, ठीक है ना? तो एनुअली जो अमेंडमेंट आता है, वो धीरे धीरे आ करके कुछ चीजें चेंजेस लाते जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले क्या रहता था, वे सिंपल 5 लाख तक एग्जम्पशन रहती थी, अब कब कितना हो गई है, 7 लाख तक एग्जम्पशन हो गई है। वो भी भाई वो ऐसे नहीं है, 7 लाख रुपए एग्जम्पशन। पहले 5 लाख तक यदि किसी की इनकम थी, तो उसमें रिबेट और लीगली तरीके से हम क्या करते थे, उस इनकम को एग्जम्प्ट बना देते थे, ठीक है ना? भाई रिबेट वगैरह दिला देते थे, जो भी है टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती थी। अब क्या है, उसी में रिबेट 7 लाख पे मिल जाता है। ये बताएंगे रिबेट क्या होता है, अब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब 7 लाख तक इनकम कर यदि किसी की है, तो दे भाई 7 लाख तक नील नहीं है, नील तो अब 3 लाख तक है। पहले नील कितनी थी, 2.5 लाख पे थी, अब कितना है, 3 लाख पे है। लेकिन देखो, पहले 2.5 लाख तक नील होता था, और एज वाइज इसमें प्रॉब्लम होती थी। मान लो किसी की एज 60 से बिलो है, तो भाई उसको 2.5 लाख की नील है। भाई 60 से एबव है, तो भाई उसको कितना होता था, भाई अपना 3 लाख के नील होते थे। और भाई 60 से एबव के बाद 80 से एबव है, तो भाई 5 लाख तक नील होता था। तो ऐसे ये इस तरह से एज वाइज 5 लाख तक की क्या थी, एग्जम्पशन थी, एग्जम्पशन थी। अब क्या है, एज वाइज नहीं है, सिंपल सब पे क्या कर दिया गया है अपना, अब एज वाइज बिल्कुल नहीं है, अब क्या कर दिया गया है भाई, इस बार जो अमेंडमेंट आया है, 3 लाख रुपए क्या है, 3 लाख तक टैक्स, टैक्स जो भी टैक्सेबल इनकम है, वो क्या है, उस पे नील टैक्स रेट है, ठीक है ना? ऐसे ही कर करके 7 लाख पे आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। कैसे एग्जम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि 7 लाख तक आपको रिबेट मिलता है, जिसकी इनकम 7 लाख होगी, रिबेट मिलता है। क्या मिलता है, रिबेट मिलता है। अब रिबेट क्या होता है, ये सब आगे पढ़ा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं। अमेंडमेंट की वजह से जो आपका जो एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो उसमें चेंजेस आते जाते हैं। तो ये एक्ट डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी क्या करेंगे, 4-5 वर्ड हैं, वो आपको समझना है। 4-5 वर्ड क्या है, समझो। पहला क्या है, इनकम टैक्स एक्ट आपने पढ़ लिया, पहला ये था, क्या था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है? दूसरा क्या है, द फाइनेंस एक्ट है, क्या है, द फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट। थर्ड क्या है भाई, फाइनेंस एक्ट क्या है ये बताएंगे। इनकम टैक्स रूल है, थर्ड पॉइंट है, इनकम टैक्स रूल है, इनकम टैक्स रूल, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स रूल है भाई, ये इनकम टैक्स एक्ट है, ये भी किसी इनकम, भाई टैक्सेबल इनकम के लिए है, इसको जानना जरूरी है। भाई द फाइनेंस एक्ट है, वो भी जरूरी है। इनकम टैक्स रूल है, भाई रूल्स में क्या कहता है, एक्ट में क्या कहता है, ये भी जानना जरूरी है। इसके बाद है सर्कुलर। सर्कुलर जो होता है,
वो क्या होता है, जो अभी हमने बताया सीबीडीपी सीडीआईटी, भाई वो ऑफिसर होते हैं, उनके लिए होता है। सर्कुलर एक होता है, फिर नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन एंड जुडिशियल डिसीजन होता है। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन